Hello my dear students, welcome back to your online class session and this is your English period class. Everyone take out your book, take out page number 119 of your buzzword book. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लेसन नंबर 10 द लायन एंड द माउस जो है रीड करवाया था और इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नोटबुक में करने के लिए दिए थे और बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर उसको लेसन नंबर 6 लिख दिया था, तो प्लीज़ मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलती हूँ. दिस इज़ लेसन नंबर 10, तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है. और क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में होपफुली सभी बच्चों ने कर ही लिए होंगे. और आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं. बी पोर्शन जो बी पार्ट है इसका वो है पुट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर्स. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. करेक्ट ऑर्डर मतलब कि सही क्रम में, मतलब पहले आपको इन्हें समझना है कि स्टोरी में क्या चीज़ पहले हुई, क्या चीज़ बाद में हुई और उसको करेक्ट सीक्वेंस में सही क्रम में आपको नंबर लिखने हैं उन सेंटेंसेस के आगे 1 to 8 नंबर, ठीक है. जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ, वंस अ लायन जम्प्ड ऑन अ Once a little mouse jumped on a lion who was sleeping under a tree. एक बार एक जो माउस है उसने जंप किया लायन के ऊपर जो कि ट्री के नीचे सो रहा था, तो ये नंबर 1 में हुआ था. उसके बाद में क्या हुआ, द लायन वॉज वेरी एंग्री. जो माउस है उसकी इस हरकत से जो लायन है उसे बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है, बहुत गुस्से में था वो, तो यहाँ 2 लिखेंगे आप. नंबर 3 आप ई सेंटेंस के आगे लिखोगे द लिटिल माउस सेड ही वॉज वेरी वेरी सॉरी, यानी जो लिटिल माउस है उसने लाइन को बोला कि मुझे क्या कर दो, माफ़ कर दो, ठीक है. 4th सेंटेंस आप ए के आगे लिखेंगे अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद में द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट. जो शेर है वो शिकारी के जाल में पकड़ा गया. नंबर 5 आप बी सेंटेंस के आगे लिखेंगे और ये सेंटेंस है द लिटिल माउस कॉल्ड हिज फ्रेंड्स. लिटिल माउस ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया. क्यों बुलाया, लाइन की हेल्प करने के लिए ताकि वो उस जाल को काट सकें. डी सेंटेंस के आगे आप 6 नंबर लिखेंगे दे बिट द रोप्स एंड सेट द लायन फ्री. उन्होंने रस्सी को काटा और शेर को फ्री यानी आज़ाद कर दिया. और एफ सेंटेंस के आगे आप नंबर 7 लिखेंगे द लायन वॉज वेरी हैप्पी टू बी फ्री अगेन. शेर अब बहुत खुश था दोबारा आज़ाद होकर. और एच सेंटेंस में आप 8 लिखेंगे नाउ वी नो, अब हमें पता है इवन द टाइनीस्ट क्रीचर कैन हेल्प द बिग वंस, कि जो सबसे छोटा जानवर है वो भी बड़े बड़ों की मदद कर सकता है. नाउ सी पोर्शन इज थिंक एंड आंसर. थिंक मतलब कि आपको इसके बारे में सोचना है और आंसर यानी जवाब देना है, ठीक है. वाई डू यू थिंक द लायन लेट द माउस गो. आपको ऐसा क्यों लगता है कि लायन ने माउस को क्यों जाने दिया. तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया. वो चाहता तो उसे मार भी सकता था, है ना, लेकिन जिस तरह से माउस ने उसको सॉरी बोला तो हो सकता है लायन को उसके ऊपर दया आ गई, है ना, इसीलिए उसने उसको जाने दिया. नाउ डू यू थिंक द माउस हैड गुड फ्रेंड्स. वाई डू यू फील सो. डू यू थिंक यानी क्या आप ऐसा सोचते हो कि माउस के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. वाई डू यू फील सो, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे. आप जानते हो हमेशा अच्छे दोस्त ही हमारी मुसीबत में काम आते हैं, है ना. एक ट्रू फ्रेंड की यही निशानी होती है कि वो बुरे वक्त में हमारे काम आता है, या जब भी हम उनसे हेल्प चाहते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं, राइट. तो माउस के फ्रेंड्स अच्छे थे, इसीलिए माउस ने जब उन्हें बुलाया तो वो एक ही बार में उसके बुलाने से उसकी हेल्प करने के लिए आ गए थे, राइट. तो माउस के पास गुड फ्रेंड्स थे. लुक एट द वर्ड्स बिलो. नीचे आपको ये वर्ड्स को देखना है. हाउ डू यू थिंक द लायन फेल्ट इन द एंड. एंड में यानी अंत में लायन को कैसा महसूस हुआ, मतलब लायन कैसा फील कर रहा था. हैप्पी यानी कि वो खुश था. येस वो खुश था, इसलिए हम इसे टिक करेंगे. जेलिस यानी उसको किसी चीज़ से जलन हो रही थी, ईर्ष्या हो रही थी, ठीक है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था. ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होता है आभारी, मतलब कोई हमारे लिए अच्छा काम करे और हम उसका एहसान माने तो दैट इज़ ग्रेटफुल. तो येस जो लायन है वो माउस का ग्रेटफुल भी था. सैड क्या वो उदास था, नहीं वो तो हैप्पी था. फूलिश यानी मूर्ख, नो. एंड एंग्री नहीं, वो एंड में एंग्री भी नहीं था, ठीक है, वो हैप्पी एंड ग्रेटफुल था. तो इन दोनों वर्ड्स को आप टिक करेंगे. नाउ टर्न द पेज. अब हम इसका कुछ ग्रामर पोर्शन करते हैं जो कि प्रपोजिशंस हैं. और ये प्रपोजिशंस जो हैं वो आप ऑलरेडी ये टॉपिक अपनी प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट क्लास में भी कर चुके हैं और अपनी ग्रामर बुक में भी हमने ये टॉपिक किया था. तो चलिए आज हम इसको अपनी बुक्स में कंप्लीट करते हैं.
प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन किसी भी चीज़ की कोई पोजीशन बताती है कि वो चीज़ कहाँ है, वो ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, बीच में है, आगे है, पीछे है, ठीक है। जैसे कि ये बुक है और मैंने इसके ऊपर पेन रख दिया, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये जो पेन है वो कहाँ पर है? दिस इज ऑन द बुक, बुक के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ प्रेपोजिशन वर्ड है। इन मतलब किसी चीज़ में, ऑन यानी कि ऊपर, जैसे मैंने कि अभी ऑन द बुक पेन रखा था, राइट। अंडर होता है किसी चीज़ के नीचे। अबव का मीनिंग ऊपर होता है, मतलब इस तरह से ऊपर जो चीज़ किसी चीज़ को टच ना करे। ऑन का मतलब भी ऊपर है, लेकिन ये जो पेन है वो बुक को टच कर रहा है। लेकिन अबव ऊपर क्या होता है? वो चीज़ ऊपर है लेकिन किसी चीज़ को टच नहीं कर रही। जैसे कि आपके घर में फ़ैन लगा होगा, तो फ़ैन क्या हमारे हेड को टच कर रहा है? नहीं ना, हमारे हेड से ऊपर है, तो उसे बोलेंगे अबव, ओके। बिहाइंड क्या होता है? पीछे। बिटवीन यानी दो चीज़ों के बीच में। ये सभी क्या होते हैं? प्रपोजिशन ऑफ अ प्लेस। ये प्रपोजिशन वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं कि वो चीज़ कहाँ है। सर्कल द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सही प्रपोजिशन वर्ड को सर्कल करना है जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। जैसे कि देयर इज अ क्लॉक, एक घड़ी है। इन द वॉल या ऑन द वॉल। इन मतलब यानी दीवार में, या ऑन दीवार के ऊपर। तो आप तो जानते हो दीवार के तो ऊपर घड़ी लगाई जाती है ना, दीवार में तो नहीं लगाती। तो ऑन द वॉल को यहाँ सर्कल किया है। द रिवर फ्लोज, जो नदी है वो बहती है। फ्लोज यानी कि बहती है। बिटवीन द ब्रिज या अंडर द ब्रिज। देखो ये ब्रिज है, नदी के ऊपर जो पुल बना होता है उसे ब्रिज कहते हैं क्लास। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो जो रिवर है वो ब्रिज के कहाँ पर बह रही है? बिटवीन यानी कि बीच में बह रही है, या अंडर ब्रिज के नीचे बह रही है। तो आपको दिख ही रहा है क्लियरली कि जो रिवर है वो ब्रिज के अंडर, नीचे बह रही है, तो हम इसे अंडर को सर्कल करेंगे। माई हाउस, मेरा घर, इज बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द पार्क या ऑन द लाइब्रेरी एंड द पार्क। जो मेरा घर है वो लाइब्रेरी और पार्क के बीच में है या ऊपर है। तो पार्क के ऊपर तो घर नहीं होता है, लाइब्रेरी एंड पार्क की दो जगह है। तो मेरा जो हाउस है इनके बिटवीन है यानी बीच में है। अदिति इज हाइडिंग, अदिति छुपी है। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। इन द डोर तो नहीं हो सकता, दरवाजे में तो नहीं छुप सकती है ना, तो बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। माई फोन इज बिटवीन माई बैग या इन माई बैग। तो फोन को हम कहाँ रखते हैं? बैग में रखते हैं ना, तो इन माई बैग, ठीक है। द पिक्चर इज अबव द सोफा या इन द सोफा। जो पिक्चर है वो सोफे में है या सोफे के अबव यानी ऊपर है, तो आप यहाँ करेंगे सर्कल अबव। द पिक्चर इज अबव द सोफा। मानव राइड्स इन अ टैक्सी। जो मानव है वो टैक्सी में सवारी करता है, ठीक है। अ फ्लाई सेट, एक मक्खी जो है वो बैठी ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ठीक है। टेबल में नहीं, टेबल के ऊपर। तो बहुत इजी है। और अब आपको यहाँ क्या करना है? प्रपोजिशन वर्ड्स को आपको कैसे यूज़ करना है, कुछ और यूजेस इसके बताए गए हैं। सम हंटर्स कम टू द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग। कुछ हंटर फॉरेस्ट में मॉर्निंग में आए। द वर्ड इन द कलर इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ये है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ये जो हमने पढ़ा था ये था प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जो जगह से रिलेटेड थी, ठीक है, ऊपर है नीचे है। और ये क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी समय से, टाइम से रिलेटेड प्रपोजिशन वर्ड्स हैं यहाँ पे कुछ। जैसे कि वी यूज़ इन, हम इनको कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास टाइम दिया होता है डे, मंथ या ईयर का, जैसे कि कोई दिन, महीना, साल, कुछ ऐसा कुछ लिखा हो वहाँ पे, तो हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ ऑन विद डेज एंड डेट्स। जब डे या डेट लिखा हो तब हम वहाँ ऑन यूज़ करते हैं, जैसे कि आई विल गो ऑन संडे, ठीक है, इस तरह से। वी यूज़ एट विद द क्लॉक टाइम। और अगर आपको कहीं घड़ी का समय दिया हुआ है कि 7 o'clock 6 o'clock, तो हम वहाँ पर 80 एट को यूज़ करते हैं। अब देखिए, कंप्लीट करने हैं आपको ये सेंटेंसेस। पुणे बिकम्स वेरी हॉट इन समर। पुणे जो है समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कुछ टाइम पीरियड कैसा है? मंथ को, समर जैसे मंथ होता है ना, समर मंथ, विंटर मंथ, ठीक है, गर्मी का महीना, सर्दी का महीना। तो समर की बात हो रही है मंथ की, तो उसके साथ में हम इन यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ इन लिखा है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे। तुम संडे को क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पे डेज की बात हो रही है, इसलिए हमने ऑन लिखा है। अनामिका ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क
एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्लॉक टाइम है ना, 7 o'clock लिखा है, तो अनामिका दूध पीती है एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग, सुबह 7 बजे। ठीक है। राकेश लाइक्स टू प्ले, राकेश को खेलना पसंद है इन द इवनिंग, शाम के समय। यहाँ किसी दिन की मतलब दिन के किसी वक्त की बात हो रही है, जैसे कि सुबह, डे टाइम, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। ठीक है। और कोई डे का नेम होता है तब ऑन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है इवनिंग की, इसलिए इन द इवनिंग। किया वॉन्टेड टू गो आउट इन द आफ्टरनून, द फॉक्स स्टोल फूड एट नाइट, जो फॉक्स है उसने खाना चुराया रात को। द ट्रेन रीच्ड इन द इवनिंग, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द जू। ओके, तो इस तरह से आपको ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम वर्ड्स यहाँ पर फिल करने हैं। तो आज हम ये अपनी बैक एक्सरसाइज यहीं तक कंप्लीट करेंगे। आपको अच्छे से इन्हें समझ के प्रपोजिशन वर्ड्स को और अपनी बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। बाकी जो भी मैंने पोर्शन आपको करवाया है वो सभी आप सिर्फ बुक में ही कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।